हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव फॉर ऑल। सो हमने लास्ट वीडियो में देखा था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के टॉपिक रियलाइजेशन रिपार्टिएशन वाला। देन वी मूव्ड ऑन टू द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, उनमें डीलिंग कैसे करते हैं, और हमने देखे थे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के रूल्स 2000। उसमें हमने देखा था ऐसी कौन कौन सी करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स है जो मना की हुई है, प्रोहिबिटेड है करंट अकाउंट के अंदर। तो क्या क्या देखा था, जो भी ट्रांजैक्शन नेपाल या भूटान के साथ हो रही है, ठीक है, अगर कोई कमीशन है किसके ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर हो रहा है किसी जॉइंट वेंचर को या होली ऑन सब्सिडरी कंपनी को इंडिया की, तो वो भी नहीं अलाउड। फिर कॉल बैक चार्जेस नहीं रिसीव कर सकते, ठीक है। फिर लॉटरी देखा था, लॉटरी और रेसेस जो होती है। फिर हमने लॉटरी टिकट और मनी सर्कुलेशन स्कीम के बारे में देखा, और रुपीज़ स्टेट क्रेडिट रूट जो कि था, इन्होंने इन्वॉइस के बारे में बोला था, जो टी या टोबैको के ऊपर जो लगता है उसके लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब इसी फेमा के जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के रूल्स 2000 है, इसी में ही एक टॉपिक है, दैट इज़ अब इन ट्रांजैक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, सीजी अप्रूवल। इन दी अबव केसेस, जो हमने ऊपर ये 6 केसेस देखे जिनमें नहीं अलाउड होती करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, इसमें क्या है, अगर हमने इनमें से कोई ट्रांजैक्शन करनी भी है, मान लो कि हमने कोई ट्रांजैक्शन नेपाल या भूटान के साथ करनी है गुड्स के रिलेटेड या सर्विसेज के रिलेटेड, तो प्रायर अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी रिक्वायर्ड। अगर हमने कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन करनी है इन सब में से, तो हमें पहले हमारी मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट का एक अप्रूवल चाहिए होगा, विल बी रिक्वायर्ड फॉर द रेमिटेंस। अगर हमने ये सब इन सब चीज़ों में डीलिंग करनी है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में, ठीक है। इफ़ पेमेंट इज़ मेड आउट ऑफ रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, नो अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड। अगर तो हमने पेमेंट की है फॉरेन करेंसी में, तो हमें गवर्नमेंट के अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसमें हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के जो हमने रूल्स पढ़े हैं पहले वो ही लगते हैं। बट इन द केस ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, जो हमें ट्रांजैक्शंस मना की गई है, अगर इन 6 ट्रांजैक्शन में से हमने कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट से हमें अप्रूवल लेते हैं फॉर रेमिटेंसेज, और ताकि हम अपनी डीलिंग कर सकें किसमें, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में, ठीक है। अब आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होता है कि अब आरबीआई के अप्रूवल में क्या क्या चीज़ें हैं। पहले, रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सीडिंग द यूएस डॉलर 2050 लाख और इट्स इक्विवेलेंट। मान लो कि हमने कोई फॉरेन एक्सचेंज किया, कोई प्रोडक्ट्स मंगाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, बट उस फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू इतने डॉलर से ज़्यादा है या इतनी है, मतलब 2,50,000 डॉलर से ज़्यादा है या इतनी है, तो हमें आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होता है। अब वो किस में, अब 2,50,000 डॉलर्स है, तो वो कौन कौन से केसेस में होगा, ट्रैवल टू वन और मोर प्लेसेस। मान लो कि हमने ट्रैवल करना है एक या एक से ज़्यादा प्लेस, नॉट नेपाल एंड भूटान, हमने पहले ही पढ़ा है। तो उसके लिए अगर हमें इतने डॉलर्स, इतनी अमाउंट लगती है या इससे ज़्यादा, तो हमें आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। फिर बिजनेस ट्रैवल है, कोई कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए हैं, कोई ट्रेनिंग अटेंड करने गए हैं, तो भी हमें चाहिए आरबीआई का अप्रूवल इन दिस केस, ठीक है। फिर गिफ्ट रेमिटेंस, जो फैमिली में, मान लो कि हमने किसी को कोई गिफ्ट दिया, ठीक है, कोई हमने गिफ्ट दिया किसी को, ट्रेनिंग, किसी ने बंदे ने ट्रेनिंग ली तो उसको गिफ्ट मिल गया, या मैं कोई ट्रेनिंग ले रही हूँ मुझे कोई गिफ्ट मिल गया इतनी अमाउंट तक, तो उसके लिए मुझे आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। फिर पर्सन गोइंग टू अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, अब लोग बाहर जाते हैं काम के लिए, तो उसमें अगर हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है या जो हमें मिली या हम जो लेके जाएंगे, अगर उसकी वैल्यू 2,50,000 डॉलर से ज़्यादा है या इतनी है, तो हमें आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होता है। फिर डोनेशंस पर रेमिटर वन डोनर। फिर फॉरेन एक्सचेंज फॉर मीटिंग द मेडिकल एक्सपेंसेस, मान लो कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए, कोई दवाइयों वगैरह से रिलेटेड कोई भी फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, तो उसमें भी हमें चाहिए होता है आरबीआई का अप्रूवल। रिलीज़ ऑफ एक्सचेंज फॉर अब्रॉड स्टडीज़, मान लो कि हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो यूएस डॉलर 2,50,000 और विच एवर इज़ हायर, इन सब केस में हमें आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होता है। किस में, अगर हमने ट्रैवल करना है एक से ज़्यादा जगह पे, एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान। अगर हमने बिज़नेस ट्रैवल करना है, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है या ट्रेनिंग के लिए जा रही है, या कोई हमें गिफ्ट मिला है, ठीक है, फैमिली मेम्बर को देना है या रिलेटिव्स को देना है या मिला है, जो भी इन द केस। फिर अगर हम अब्रॉड जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, फिर डोनेशंस होती हैं। फिर अगर मेडिकल एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, फिर रिलीज़ ऑफ एक्सचेंज फॉर अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जा रहा है, तो उस केस में हमें आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होता है। सेकंड है कि रेमिटेंस एक्सीडिंग यूएस डॉलर 1 मिलियन पर प्रोजेक्ट फॉर एनी कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड। मान लो कि हमारी जो
अमाउंट है वो एक्सीड करिए कितने से, $1 मिलियन एक प्रोजेक्ट की। वो किससे रिलेटेड है प्रोजेक्ट, कोई भी कंसल्टेंसी सर्विसेज जो हम अब्रॉड से लेते हैं, कोई भी ट्रेनिंग हो गई, कोई एजुकेशन से रिलेटेड होगी। तो अगर हमारी अमाउंट $1 मिलियन से इंक्रीज़ कर रही है, किसी एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड हो गया या कोई भी ट्रेनिंग वगैरह से रिलेटेड, तो हमें तब भी आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होता है। फिर रेमिटेंस एक्सीडिंग $1 लाख फॉर एन इंडियन एंटिटी बाय द वे ऑफ एम्बर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। अगर मान लो कोई इंडियन एंटिटी है, ठीक है, वो बाहर जा रही है या उसे बाहर जाके कोई एक्सपेंसेस इनकर किए, तो अगर उसकी वैल्यू $1 लाख से ज़्यादा हो रही है, मतलब अगर कोई इंडियन अथॉरिटी बाहर जा रही है और उसके जो फॉरेन एक्सपेंसेस है $1 लाख से ज़्यादा है या उतने हैं, तो भी हमें आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं हमें आइडिया होता है कि हमारा कितना खर्चा लगेगा या कितना नहीं लगेगा। नाउ नेक्स्ट इज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ये स्कीम कब आई थी, 1 जून 2015 को। इसमें क्या था, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम ऑफ $2,50,000 फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल। ये स्कीम थी यूएस रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए, कितने $US तक की, $2,50,000। अंडर दिस स्कीम रेजिडेंट इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू रेमिट अप टू $2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर फॉर एनी करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। इसमें क्या था, स्कीम के अंदर जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं, किसी एक जगह के रहने वाले, उनको अलाउ था कि वो इतने $US तक पर फाइनेंशियल ईयर में किसी भी करंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में लगा सकते हैं। मतलब इतने $US तक वो कोई भी करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। फिर है अवेलेबल टू ऑल द रेजिडेंट इंडिविजुअल्स ऑल्सो माइनर। अब ये जो स्कीम थी ये सबके लिए थी एप्लीकेबल, माइनर, मेजर, जो 18 से कम थे उनको भी, 18 से ज़्यादा थे उनको भी। फिर है रेजिडेंट इंडिविजुअल्स आर परमिटेड टू परचेज प्रॉपर्टी इन अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड एंड सेटिंग अप जॉइंट वेंचर्स और होली ऑन सब्सिडरी। जो इसमें क्या था, स्कीम के अंदर जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स थे ना, उनको अलाउ किया गया था कि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, कहाँ पे, अब्रॉड में, किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कहाँ पे, अब्रॉड में, सेटअप कर सकते हो, क्या, जॉइंट वेंचर और होली ऑन सब्सिडरीज, ठीक है। किसके अंडर, कौन सी रेगुलेशंस के अंडर या कौन से रूल्स के अंडर, फैमा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000। ये इसमें क्या आता है, एक पर्टिकुलर स्कीम थी जिसमें $2,50,000 के जो अंडर की स्कीम थी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए थी। इसमें क्या था कि जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स थे उनको अलाउ था कि वो कोई भी कैपिटल या करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, कितने अमाउंट तक की, $2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर। फिर था कि ये जो स्कीम थी ये अवेलेबल थी सभी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को, इंक्लूडिंग द माइनर्स। फिर ये जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स थे उनको अलाउ था कि वो कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर्स को ओपन कर सकते हैं, होली ऑन सब्सिडरीज को सेटअप कर सकते हैं, कि कौन से रूल्स के अंडर, फैमा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल्स 2000। और ये स्कीम कब आई थी, 1 जून 2015 को ये स्कीम लॉन्च हो गई थी, ठीक है। अब ये स्कीम किसको अवेलेबल नहीं है, द रेमिटेंस टू कंट्रीज नोटिफाइड एज नॉन कोऑपरेटिव कंपनी कंट्रीज टेरिटरी बाय द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स टाइम टू टाइम। अब जो ये स्कीम है उनको अलाउड नहीं है जो कंट्रीज़ नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ के नाम से जानी जाती है बाय द फाइनेंशियल एक्शन टेस्ट, नॉट इट्स टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हमने पढ़ ली, कौन क्या क्या करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होती है, वो जितनी भी ट्रांजेक्शन जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में नहीं आती उनको हम कहते हैं करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में हम कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर नेपाल या भूटान के साथ है, कॉलिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, लॉटरी के, लॉटरी टिकट्स के, मनी सर्कुलेशन स्कीम हो गई, फिर कमीशन आ रही है एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट के ऊपर, फिर हमने देखा रुपीज़ स्टेट क्रेडिट रूट, ठीक है। ये सारी ट्रांजैक्शंस नहीं अलाउड, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है अगर हमने इनमें से कोई भी हमने ट्रांजैक्शन करनी है। आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होता है अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज एक्सीड कर रहा है $2,50,000 या फिर अगर $1 मिलियन तक जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में और $1 लाख तक जा रहा है फॉर इम्बर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। फिर हमने देखी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम,
इसमें क्या था कि अगर कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है उसको अलाउ किया गया है कि वो इतने $US तक एक फाइनेंशियल ईयर में कोई भी करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिर ये सबको अवेलेबल है, माइनर्स को और जितने भी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं सबको। फिर जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं उनको अलाउ है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जॉइंट वेंचर भी सेटअप कर सकते हैं अंडर द फेमा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000। अब ये किसको अवेलेबल नहीं थी ये वाली स्कीम? वो कंट्रीज़ जिनको नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में बात की गई है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ई। ट्रांजैक्शंस विच मेक डिफरेंस इन द एसेट एंड लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग द कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज। वो ट्रांजैक्शन जिनसे हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं कि ये एसेट और लाइबिलिटी कौन सी कॉन्टीजेंट है और कौन सी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं और कॉन्टीजेंट एसेट्स कौन से होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो होते हैं। ठीक है, ऐसे ट्रांजैक्शन जिनसे हम डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं किन में? एसेट और लाइबिलिटीज़ में, इंक्लूडिंग द कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़। किन केसेस में? आउटसाइड इंडिया भी कर सकते हैं ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। इंडिया के बाहर कर सकते हैं किसी ऐसे पर्सन की जो रहता है, मतलब रेजिडेंट इंडिया का है बट रहता बाहर है। ठीक है, इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, और इंडिया में भी ये हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं उस पर्सन के रिलेशन में जो रहता रेजिडेंट बाहर का है। मतलब कोई फॉरेनर है, उसके अगर कोई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है तो हम उनमें डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं जो इंडिया में किए गए हैं। और अगर कोई इंडिया के पर्सन ने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बाहर की हैं तो उसमें भी हम ये चीज़ को नोट कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जिनसे हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं एसेट और लाइबिलिटी के बीच में, इंक्लूडिंग द कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। किन किन लोगों की? ऐसे पर्सन की जो है तो इंडिया के बट रहते बाहर है या उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन बाहर की गई है। ठीक है, और कोई फॉरेनर जो है तो रेजिडेंट बाहर का बट उसने ट्रांजैक्शन इंडिया में की। अब रेगुलेशंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का तो हमने देख लिया कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिनसे हम एसेट और लाइबिलिटीज़ के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। अब इनमें कुछ तो रेगुलेशंस भी होंगी। रेगुलेशंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस का टॉपिक गिवन है सेक्शन 6 के अंडर। अब परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया रेगुलेशंस में कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कि उन पर्सन को अलाउड है जो इंडिया के रेजिडेंट है, और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस ऑफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ऐसी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो अलाउ की गई है उस बंदे को जो इंडिया के बाहर का रेजिडेंट है। तो अगर किसी इंडिया के पर्सन ने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करनी है तो उसको कौन कौन सी चीज़ें अलाउड है विद रिलेशन टू द फॉरेन एक्सचेंज? क्या क्या? इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज़, मैं किसी भी फॉरेन सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ। फॉरेन करेंसी लोन्स रेज इन इंडिया एंड अब्रॉड, मैं लोन भी ले सकती हूँ फॉरेन करेंसी का अगर कोई इंडिया में है या अब्रॉड में है। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर सकती हूँ इंडिया के बाहर। ठीक है, गारंटी इन फेवर ऑफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, कोई भी अगर हमने गारंटी इन फेवर देनी है, किसी बंदे के फेवर में कोई गारंटी देनी है, कोई इशू करना है नोटिस इन फेवर ऑफ किसके? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, कोई बाहर के पर्सन के फेवर में हमने देनी है तो। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना तो भी अलाउड है। फिर लोन्स या ओवरड्राफ्ट अगर हमने लेने हैं फ्रॉम एनी पर्सन हु इज़ रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, फिर अगर हमने फॉरेन करेंसी की मेंटेनेंस करनी है, कहाँ पे? इंडिया में। अगर हमने कोई फॉरेन करेंसी के अकाउंट की मेंटेनेंस करनी है तो हम कर सकते हैं, इंडिया में भी कर सकते हैं और आउटसाइड इंडिया भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर रेमिटेंस ऑफ कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट्स को भी हम रेमिट कर सकते हैं। सेल परचेज कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज की डेरिवेटिव इन इंडिया। क्या बोला उन्होंने? परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। मान लो कि कोई एक्स पर्सन है, वो इंडिया का रेजिडेंट है, इंडिया का रहने वाला है, तो उसको कौन कौन सी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस करना अलाउड है? कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें उसने इन्वेस्टमेंट करनी है, किस चीज़ में? फॉरेन सिक्योरिटी में, कोई फॉरेन कंपनी में, कोई फॉरेन सिक्योरिटी, कोई एसेट्स में अगर उसने इन्वेस्टमेंट करनी है तो ही और शी कैन डू। फॉरेन करेंसी लोन्स रेज्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड, अगर कोई फॉरेन करेंसी के लोन्स है जो इंडिया में रेज किए गए हैं अब्रॉड में, उसमें भी वो कर सकता है ट्रांजैक्शन। ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, अगर मान लो कि मैंने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के, मतलब किसी बाहर के जने को देना, मतलब मान लो कि मेरी कोई लैंड पड़ी है इंडिया में, मैंने वो ज़मीन करनी है
किसी बाहर के रेजिडेंट के नाम, तो वो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। गारंटी इन फेवर ऑफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, मैंने किसी पर्सन के ऊपर कोई केस चल रहा है या कोई भी, तो मैं उस पर्सन के फेवर में अपनी गारंटी दे सकती हूँ। कोई भी मैंने अगर कोई लेटर लिखनी है, कोई अगर उसके रिलेटेड मैंने अपना कोई जवाबदारी देनी है तो मैं दे सकती हूँ। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, कोई सामान मंगाना है या कोई सामान भेजना है, तो आई कैन डू दैट ऑल्सो। फिर लोन्स और ओवरड्राफ्ट फ्रॉम अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, अगर मान लो मैंने कोई लोन लेना है या कोई लोन देना है, किससे, किसको देना है या किससे लेना है, कोई पर्सन जो इंडिया के बाहर है, तो मैं उस चीज़ में भी ट्रांजैक्शन कर सकती हूँ। फिर अगर मेरे को कोई फॉरेन करेंसी के अकाउंट इंडिया में बनानी है या इंडिया के बाहर मेंटेन करने है, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। फिर रेमिटेंस ऑफ कैपिटल एसेट्स का भी जो रिकॉर्ड वगैरह वो भी मैं मेंटेन कर सकती हूँ। सेल परचेज़ करना फॉरेन एक्सचेंज की डेरिवेटिव इन इंडिया, अगर मेरे को कोई भी सेल या परचेज़ करनी है किसके रिलेशन में, फॉरेन एक्सचेंज के रिलेशन में, तो मैं वो भी कर सकती हूँ इंडिया से, ठीक है। ये थी वो ट्रांजेक्शन्स जो इंडिया के पर्सन, जो इंडिया का रहने वाला है पर्सन, उसको अलाउड है। अब ऐसी ट्रांजेक्शन्स, ऐसी परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन ऑफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, अगर कोई बंदा इंडिया के बाहर है तो उसको कौन सी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन अलाउड की गई है। इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज़ ऑफ इंडियन बॉडीज़, अगर इंडिया के बंदे को फॉरेन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना अलाउड है, तो फॉरेन रेजिडेंट के पर्सन को इंडियन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना अलाउड है। इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल ऑफ फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन इन इंडिया, अगर मेरे को कि अगर किसी बाहर के बंदे ने इंडिया की किसी फर्म में या एसोसिएशन में या कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है तो वो कर सकता है। फिर ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेम जो हमने इसमें देखा। फिर गारंटी इन फेवर ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, अगर मान लो किसी बाहर के बंदे ने इंडिया के पर्सन के फेवर में गारंटी देनी है तो वो दे सकता है। फिर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी अकाउंट इन इंडिया, अगर मेरे को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना करेंसी का या किसी भी और चीज़ का, तो मैं वो भी कर सकती हूँ इंडिया में, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया, अगर किसी बाहर के बंदे ने इंडिया में अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मेंटेन करने हैं तो वो कर सकते हैं। फिर रेमिटेंस ऑफ कैपिटल एसेट्स फ्रॉम इंडिया आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अगर कैपिटल एसेट्स को हमने इंडिया से बाहर भेजना है या बाहर से इंडिया में लाना है तो मैं वो चीज़ भी कर सकती हूँ। अब हमने क्या देखा, रेगुलेशंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को दो तरह में डिवाइड किया गया है कि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन जो इंडिया के बंदे को जो इंडिया का रेजिडेंट है उसको अलाउड है, और ऐसी ट्रांजैक्शन जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड का है उसको अलाउड है। इंडिया के पर्सन को क्या क्या चीज़ें अलाउड है, इन्वेस्टमेंट करना फॉरेन सिक्योरिटी में, लोन्स रेज करना, ट्रांसफ़र करना इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, गारंटी देना इन फेवर ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट, अगर हमने लेना है लोन या किसी को लोन देना है, ठीक है, तो वो भी कर सकती हूँ। मेंटेन करना फॉरेन करेंसी अकाउंट इंडिया में भी कर सकती हूँ और इंडिया के बाहर भी कर सकती हूँ, ठीक है। कैपिटल एसेट्स को रेमिट करना ये भी कर सकती हूँ मैं इंडिया में रह के। सेल या परचेज़ करना किसी भी फॉरेन एक्सचेंज का, तो मैं वो भी कर सकती हूँ इंडिया में रह के। परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, अब जो पर्सन इंडिया के बाहर है उसको क्या क्या चीज़ें अलाउड है, सेम कि वो किसी भी इंडियन बॉडी में, इंडिया सिक्योरिटी में, इंडिया की कैपिटल्स में इन्वेस्ट कर सकता है, किसी भी फर्म की कैपिटल में, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस की कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर सकता है, गारंटी दे सकता है इन फेवर ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है करेंसी अकाउंट्स इन इंडिया, मेंटेन कर सकता है फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इंडिया में, और रेमिटेंस कर सकता है कैपिटल एसेट्स का फ्रॉम इंडिया आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, परमिसिबल अकाउंट ट्रांजैक्शन की रेगुलेशंस। अब हमने देखी अकाउंट ट्रांजैक्शन जो जो से अलाउड है कि कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, जो जो अलाउड है अंडर द लॉ, ठीक है। अब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के रेगुलेशंस के अंडर परमिसिबल अकाउंट ट्रांजैक्शन की रेगुलेशन 2000 में क्या कहा गया है, नो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया शेल मेक इन्वेस्टमेंट इन, कोई भी बंदा जो इंडिया के बाहर का रहने वाला है वो इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। किन में, निधि कंपनी में, ठीक है। एग्रीकल्चर या प्लांटेशन एक्टिविटी कोई हो रही है तो उसमें नहीं इन्वेस्ट कर सकता। रियल इस्टेट कोई बिज़नेस है उसमें नहीं, अगर कोई फार्म हाउस बनाना है, रियल इस्टेट बिज़नेस क्रिएट करना, उसमें नहीं कर सकता। ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, उसमें भी नहीं कर सकता अगर कोई ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स है। एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड अगर कोई भी हो रही है ट्रांजैक्शन या कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उसमें भी वो अपनी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में जो परमिसिबल अकाउंट ट्रांजैक्शन के रेगुलेशन है उसमें क्या कहा गया है कि नो पर्सन
resident outside India shall make investment in India with relation to Niji company, agricultural and plantation activity, real estate business and making of farmhouse, trading in the transferable development rights and atomic energy. ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर होंगे. अब जैसे हमने देखे थे अपने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के रूल्स रेगुलेशंस, वैसे ही अब हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के रेगुलेशंस. आज हम इसकी यही वाली रेगुलेशन करेंगे क्योंकि इसके आगे भी काफ़ी सारी रेगुलेशंस है. रेगुलेशंस रिगार्डिंग द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, एक्विजिशन या ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया. इसमें काफ़ी सारे केसेस हैं. पहला केस है कि अगर हमें कोई ट्रांसफ़र करना है या लेनी है इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, तो उसके लिए क्या है, अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया वुड रिक्वायर अ प्रायर अप्रूवल फॉर एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया. ठीक है, अगर मान लो कि किसी बंदे ने इंडिया के बाहर की कोई प्रॉपर्टी लेनी है या देनी है, तो उसको पहले एक अप्रूवल चाहिए होगा. ठीक है, आरबीआई अप्रूवल इज़ नॉट, वैसे तो हमें अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई का दोनों का चाहिए होता है, बट आरबीआई का अप्रूवल कब नहीं चाहिए होता, कब नहीं चाहिए होता है, इन सब केसेस में आरबीआई का अप्रूवल हमें नहीं चाहिए होता. इफ़ द प्रॉपर्टी इज़ हेल्ड बाय अ फॉरेन सिटीजन, अगर मान लो कि कोई प्रॉपर्टी है वो किसके द्वारा हेल्ड की गई है, कोई फॉरेन का बंदा उसके द्वारा, तो आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए. इफ़ द प्रॉपर्टी इज़ एक्वायर्ड बिफोर 8 जुलाई 1947 एंड हेल्ड विद द आरबीआई परमिशन, अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो एक्वायर की गई है ये वाली डेट से पहले 8 जुलाई 1947 और हेल्ड की गई थी ना जब, तब भी आरबीआई की परमिशन से की गई थी, तो हमें अब आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए. प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट, अगर मेरे को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट के तौर पे मिली है या इनहेरिटेंस से मिली है तो उसमें भी आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए. इफ़ द प्रॉपर्टी इज़ परचेज आउट ऑफ फंड्स हेल्ड इन द रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, अगर कोई प्रॉपर्टी है जो परचेज़ की गई है किससे, जो उन फंड्स में से जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में हेल्ड किए गए थे, ऐसे फंड जो फॉरेन रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में पड़े थे, उनमें से अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की गई है तो वो भी कैपिटल अकाउंट, उसमें भी हमें आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए होता. ठीक है, अ रेजिडेंट कैन एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया with a relative who is a jointly with a relative who is a person resident outside India. मान लो कि कोई एक्स और वाई पर्सन है, एक्स इंडिया का रहने वाला है, वाई इंडिया के बाहर रहता है, एक्स और वाई रिलेटिव्स है, तो एक्स क्या कर सकता है, वो वाई के साथ लग के ना कोई भी प्रॉपर्टी, मतलब इन रिलेशन टू हिज रिलेटिव के साथ जॉइंटली भी कोई अपनी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी बाहर परचेज़ कर सकता है. मान लो कि मुझे कोई बाहर की प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो मैं जॉइंटली परचेज़ कर सकती हूँ अपने बाहर के रहने वाले रिलेटिव के साथ. इसमें क्या कहा गया है, एक्विजिशन या ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया. तो इन्होंने क्या कहा, वैसे तो हमें चाहिए होता है अप्रूवल चाहिए होता है अगर मेरे को ऐसे कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है या देनी है किसी को, ऐसे पर्सन को जो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो इंडिया के बाहर पड़ी है, बट आरबीआई का अप्रूवल हमें नहीं चाहिए होता है इन केसेस में. अगर प्रॉपर्टी हेल्ड की गई है फॉरेन सिटीज़न के द्वारा, अगर प्रॉपर्टी हेल्ड की गई है या एक्वायर की गई है बिफोर दिस पर्टिकुलर डेट और आरबीआई की परमिशन से, तो अब हमें कोई आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए. अगर जो प्रॉपर्टी है वो हमें गिफ्ट से मिली है या इनहेरिटेंस से मिली है, अगर प्रॉपर्टी परचेज़ की गई है आउट ऑफ द फंड्स हेल्ड इन द रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, तो भी मुझे आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए. अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो मैं परचेज़ कर रही हूँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज़ कर रही हूँ जॉइंटली विद अ रिलेटिव हु इज़ अ रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो भी मुझे आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए होता. तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा, पहले हमने देखा जो हमने फेरा के करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन देखे थे, प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन देखे. फिर हमने देखा कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होता है, किन किन केसेस में चाहिए होता है वो देखा. फिर हमने देखा लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के बारे में कि उसमें क्या होता है. फिर हमने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में देखा, ऐसी ट्रांजैक्शंस जिनसे हम डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में, जिसमें इंक्लूडिंग द कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी ऑल्सो. ठीक है, फिर हमने देखा कि रेगुलेशंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या है, कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस अलाउड है किसी ऐसे बंदे को जो इंडिया में रहता है, और कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस अलाउड है जो इंडिया के बाहर रहता है पर्सन, उसको इन रिलेशन टू द कैपिटल अकाउंट.
फिर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के हमने परमिसिबल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के रेगुलेशंस देखे कि कौन सा जो बंदा है जो इंडिया के बाहर रहता है वो किन किन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। अगर कोई निधि कंपनी है, एग्रीकल्चरल है, कोई प्लांटेशन एक्टिविटी है, एटॉमिक एनर्जी है, रियल इस्टेट बिजनेस है और में फार्म हाउस में क्रिएशन का है, तो उस इन सब चीज़ों में वो नहीं इन्वेस्ट कर सकता। ठीक है, ऐसा बंदा जो इंडिया के बाहर रहता है। फिर हमने देखी रेगुलेशंस रिगार्डिंग द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। पहले हमने देखा कि अगर हमने कोई भी ट्रांसफ़र या एक्विजिशन करनी है इमूवेबल प्रॉपर्टी जो इंडिया के बाहर है तो उसमें कौन कौन से रेगुलेशंस लगे कि अगर कोई बंदा, वैसे तो अगर हमने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है या किसी के नाम करनी है तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों का अप्रूवल चाहिए होता है। बट कौन कौन से केसेस में आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए कि अगर कोई प्रॉपर्टी फॉरेन करेंसी से हेल्ड की गई है, अगर कोई प्रॉपर्टी 8 जुलाई 1947 से पहले एक्वायर की गई है विद द परमिशन ऑफ आरबीआई, तो भी अब हमें आरबीआई के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर कोई प्रॉपर्टी हमें गिफ्ट से मिली है या इनहेरिटेंस से मिली है, अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की गई है आउट ऑफ द फंड्स हेल्ड इन द रेजिडेंट फॉरेन करंट अकाउंट, तो भी अब मुझे आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए। और अगर कोई रेजिडेंट इंडिया का रहने वाला कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बाहर परचेज़ करता है जॉइंटली विद द रेजिडेंट जो बाहर का रहने वाला है, कोई रिलेटिव उसका है जो बाहर रहता है, उसके साथ वो मिल के जॉइंटली कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करे तो भी उसे आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर होगा। अगर आपको इनके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आस्क योर डाउट्स एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड click on the bell icon so that you can receive the notifications whenever I post any video on the YouTube channel. Thank you and have a nice day. Love you all. Goodbye.